तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज ऑयल सीड्स एंड मेजर फाइबर क्रॉप। सो व्हाट इज ऑयल सीड्स? क्लास पे अटेंशन हियर। ऑयल सीड्स किसको कहते हैं? ऑयल सीड्स हम लोग उन प्रोडक्ट को कहते हैं जिनके सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सरसों, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल, कोकोनट, सेसमम तिल जिसको कहते हैं, लीन सीड्स तीसी जिसको कहते हैं। तो अलग अलग ऑयल सीड्स इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इज इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, ऑलमोस्ट 12% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया। पूरे इंडिया में जितना भी एरिया कल्टिवेट होता है उसका 12% अकेले सिर्फ ऑयल सीड्स कवर करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ इट दीज आर एडिबल। एडिबल समझते हो क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है कि खाने योग्य होता है। जो खान द थिंग दैट आर एडिबल, यानी जो चीजें खाने लायक होते हैं उसको एडिबल कहते हैं। तो ये ईटेबल आइटम्स होते हैं और ये कुकिंग मीडियम के तौर पे यूज होते हैं। हमने देखो खाना बनाने के लिए हम लोग ऑयल सीड्स का यूज करते हैं। अलग अलग सीड्स यूज होते हैं, जैसे कुछ घरों में मस्टर्ड ऑयल में खाना बनता है, कुछ लोगों में साउथ साइड चले जाओ तो नारियल के तेल में खाना बनाते हैं, कुछ लोगों में सनफ्लावर, कुछ लोग सनफ्लावर यूज करते हैं, सूर्यमुखी का तेल, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। सो मेजर क्रॉप्स, और इंडिया में मिलने वाले मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है ग्राउंडनट, फिर है मस्टर्ड, फिर है कोकोनट, सेसमम जिसको तिल कहते हैं, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड्स, लीन सीड्स जिसको तीसी कहते हैं, और है सनफ्लावर जिसको सूर्यमुखी का तेल कहते हैं। तो ये मेजर ऑयल सीड्स है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एंड नाउ व्हाट आर देयर यूज? ये यूज किस किस चीजों में आते हैं खाना बनाने के अलावा? तो ये ऑन्टिमेंट्स यानी मलहम बनाने के काम में आते हैं, बहुत सारे मेडिकल पर्पस में यूज होते हैं, सॉप प्रोडक्शन में यूज होते हैं, साबुन बनाने के काम में आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट के बारे में सबको पता है, बादाम जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। इट इज एक्चुअली खरीफ क्रॉप। ये क्या है? खरीफ क्रॉप है और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो तुम्हें याद रखना है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अगला आता है कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स की खासियत ये होती है कि बोथ राबी और खरीफ सीजन दोनों में ग्रो किया जा सकता है, इसीलिए इसको राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों कहते हैं। इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैस्टर्ड सीड। कैस्टर्ड सीड समझते हो क्या होता है? कैस्टर्ड सीड रेड़ी का तेल। ठीक है। ये एक्चुअली में एक पेड़ होता है जो दिखने में नारियल की तरह होता है, रफली उसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक वाइल्ड पेड़ होता है, जंगली पेड़ होता है। ठीक है। तुमने देखा होगा कि ये रेडी जो होता है ना, इसका बाहर का जो मेन आउटर लुक होता है वो कांटेदार होता है, एक बॉल की तरह जो कांटेदार, उसको जब तोड़ोगे तो अंदर से उसकी सीड्स निकलता है। ठीक है। तो ये मेडिकल पर्पस से बहुत यूजफुल होता है कैस्टर सीड्स। अब कैस्टर सीड्स की भी एक खासियत होती है कि इसको दोनों टाइप में ग्रो किया जा सकता है, दोनों तरफ, यानी साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, इसको अलग अलग सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेसमम। सेसमम जो है वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के लिए। ठीक है। और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया के लिए। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। सेसमम यानी जिसको हम लोग तिल कहते हैं, ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के लिए और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया के लिए। लीन सीड्स एंड मस्टर्ड, तो लीन सीड्स यानी तीसी और सरसों जो है वो एक्चुअली में राबी क्रॉप है। इज इट क्लियर? अब आता है हॉर्टिकल्चर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट द हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? फूलों की खेती और फलों की खेती को हम लोग, मेनली फ्रूट्स की खेती को हम लोग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन कहीं भी नहीं होता, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया खुद ही है। रीजन इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमने पढ़ा है कि जो राबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच का गैप होता है उसको भरने के लिए किसान क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं या फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, ताकि वो पूरे साल अपने आप को एंगेज रख सके। इसीलिए इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। खैर, पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल तो सिर्फ इंडिया ग्रो कर लेता है। पूरी दुनिया में जितना वेजिटेबल ग्रो होता है उसका 13% सिर्फ इंडिया में ग्रो हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया में मेनली किन की चीजों की खेती होती है? तो पी, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो एंड पोटैटो। अब अगर फ्रूट्स की बात करोगे तो इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों ही फ्रूट्स को ग्रो करता है। जैसे ट्रॉपिकल में एग्जांपल लेना होगा तो मैंगो, पपाया और लीची, और टेम्परेट फ्रूट्स में आओगे जिसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं, चेरी, पीच और पल्म। ठीक है। अब जो मैप में क्वेश्चन आता है, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, उसमें ध्यान देना है कि इंडिया में मैंगो सबसे ज्यादा कहां कहां प्रोड्यूस होते हैं? तो महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक। ऑरेंज,
नागपुर, इसको ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नागपुर, चेरापूंजी जो कि मेघालय में, दो जगहों पे ऑरेंजेस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में। बनानास ये होता है कोस्टल स्टेट में, क्योंकि वहां बारिश लगातार होती है, या दूसरे महाराष्ट्र साइड में होता है, ठीक है। तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीज आर द 4 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। और बनाना इज अ टाइप ऑफ प्लांटेशन। ये याद है ना कि प्लांटेशन क्या होता है, कि बनाना की जब भी खेती होगी तो एक प्लांटेशन के फॉर्म में किया जाता है, उसको छोटे मोटे गार्डन में नहीं ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वन, लीची और गुआवा, ये हमारे यूपी और बिहार में मिलता है, ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन यहीं पे किया जाता है इसका, ठीक है। ग्रेप्स यानी अंगूर, ये मिलता है आंध्रा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। पाइनएप्पल, ये सिर्फ मेघालय में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा एप्पल, पियर्स, वॉलनट और एप्रिकॉट, एप्रिकॉट का मतलब अखरोट होता है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम लोग रबर पे। रबर क्या होता है सबको पता है, रबर एक रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट के लेटेक्स नाम का एक प्रोडक्ट निकलता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और रेनफॉल इस रिक्वायरमेंट जो इसका होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो लॉजिकल ये है कि ये वही ग्रो किया जाएगा जहां पानी बहुत ज्यादा पड़ता होगा, नॉर्मल रेनफॉल में इसको ग्रो नहीं किया जाता है। सो नाउ रबर जो वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल समझते हो किसको कहते हैं, इक्वेटोरियल क्रॉप जो इक्वेटर रीजन में ग्रो किया जाता हो, यानी ऐसे रीजन जो इक्वेटर के नजदीक में पड़ता है या जहां टेम्परेचर ज्यादा होता हो वहां ग्रो किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, इसको चाहिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। नमी होनी चाहिए लेकिन ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, बिना ह्यूमिडिटी के ये ग्रो ठीक से नहीं करता है। उसके बाद इसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है और ये रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रबर इंडस्ट्रीज के लिए, टायर वायर प्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। इसके अलावा स्टेट्स, अब देखो केरला बहुत ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, तमिलनाडु कोस्टल स्टेट है, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गैरो हिल्स, मेघालय, ये 5 ऐसे रीजन है जहां पर रबर सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये रैंक याद रख लेना है कि रबर प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना आता है, 5th पे आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइबर क्रॉप पे। फाइबर क्रॉप होते हैं 4, कॉटन, जूट, सिल्क और हेम्प। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और हेम्प। अब इसमें देखो कॉटन जो हो गया या हेम्प हो गया और जूट, ये तीनों प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी ये पेड़ के फॉर्म में ग्रो किए जाते हैं। लेकिन सिल्क जो होता है ये सेरीकल्चर से ऑब्टेन्ड होता है। सेरीकल्चर सबको डेफिनेशन याद होगा, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर में सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है, जो कोकोन्स होते हैं, ठीक है, वो मलबरी के पत्तों को खाते हैं और उनकी बॉडी में वो प्रोटीन होता है जो उसको फाइबर में कन्वर्ट कर देता है, बाद में गर्म पानी में उन्हें डाल करके खत्म कर दिया जाता है और उस जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडी से, वो कोकोन्स की बॉडी से हमें सिल्क ऑब्टेन कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड होता है। खैर, अब एक और चीज ध्यान रखना है कि सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो ठंडे जगहों पे ही होता है, गर्म जगहों पे नहीं हो सकता है, गर्मी होगी तो कोकोन्स सर्वाइव ही नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगला आते हैं जूट पे। अब जूट की खासियत है कि इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो इसका कलर, दूसरा इसकी वैल्यू, दो चीजें थी इसके चलते इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई जूट इज कॉल्ड या ऑफ्टन रेफर्ड एज गोल्डन फाइबर, तो उसमें तुम्हें बताना होगा कि गोल्डन फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी थी या इसके शाइनिंग कलर की वजह से, ठीक है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल साइड में, हुगली रिवर के आसपास में। अब जूट की खासियत होती है, जानते हो क्या? इसे भी पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके पेड़ों को पानी में डाल करके सड़ाया जाता है और जब तक वो सड़ेगा नहीं ना तब तक उससे जूट ऑब्टेन नहीं होता है। इसीलिए उन स्टेट्स में नहीं हो सकता जहां पानी नहीं होता है, और अगर वो हो रहा है वहां पे, इट मींस वहां पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, तभी जूट प्रोड्यूस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बंगाल है, अभी भी वेस्ट बंगाल सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। खैर, अब एक और चीज समझना है कि गोल्डन फाइबर हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि जब से प्लास्टिक आ गया है, नायलॉन आ गया है, रेयन आ गया है, तो इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब तुम देखो कि पहले जो गनी बैग्स आते थे, बोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले लोग वही बोरा यूज करते थे जो जूट से बना होता था। अभी राइट नाउ प्लास्टिक का बैग आ गया है, वो प्लास्टिक वाला बोरा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, सेफ भी रहता है। तो जैसे जैसे मैनमेड फाइबर मार्केट में आ रहा है उस हिसाब से इसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कम होते जा रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये यूजुअली ग्रो होता है उन जगहों पे जो फ्लड प्लेन्स में आते हैं। फ्लड प्लेन्स किसको कहते हैं बच्चों? वो मिट्टी जहां पे बाढ़ आती है, क्योंकि क्या होता है कि हर साल बाढ़ आता है, पुरानी मिट्टी को बहा देता है और नई मिट्टी को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए ये फ्लड प्लेन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। नेक्स्ट, इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है
हाई जब इसको ग्रो करना होता है। अब ये लॉजिकल चीज है, मान लो उसको पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अगर उसको धूप मिलेगा नहीं तो ऐसे भी खराब हो जाएगा वो, इसलिए उसको ग्रोथ के टाइम पे धूप जो है, सनलाइट जो है वो अच्छा चाहिए होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब इसका इस्तेमाल गनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कारपेट, आर्टिफैक्ट, घर में जो कालीन वगैरह कारपेट वगैरह बनता है ना उसके उसमें इसका इस्तेमाल होता है, या फांसी लगाने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल होती है, या नॉर्मल जो रस्सी होती है, प्लास्टिक वाला नहीं, मार्केट में जो अब आया है नायलॉन वाली रस्सी नहीं, जूट का रस्सी आता था, जो तुमने देखा होगा डेड बॉडीज को लेके जाया जाता है ना तो बांस उसी लकड़ी से बांधा जाता है, ठीक है, जूट के लकड़ी से ही, ठीक है, नारियल का रस्सी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो सब। नाउ हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि इसकी मजबूती को लेके या इसके खराब होने के चलते ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, नायलॉन या रेयॉन इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए मेजर प्रोड्यूसर जैसा मैंने बताया वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय है। एंड द लास्ट वन आज के लिए कॉटन। अब कॉटन ऐसा है ना जिसका माना जाता है कि खेती भारत से ही शुरू हुई है, कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो भारत से ही शुरू हुआ है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है ना कि इसको ठंडे जगहों से दूर रखा जाता है। इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री समझते हो, यानी ओले नहीं पड़ने चाहिए, अगर ओले पड़ेंगे तो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं वो खराब हो जाएंगे, और ये भी लेबर इंटेंसिव होता है क्योंकि कॉटन बॉल्स को प्लग किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है और मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे टी और कॉफी में था। इज इट क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए, मेजर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। वैसे भी कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के बहुत ही मेजर माना जाता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। 2017 की सर्वे के माने तो इंडिया जो है वो सेकंड पे है, चाइना नंबर 1 पे है इस पे, ठीक। इट इज अ खरीफ क्रॉप, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डे। जैसे मैंने अभी बताया कि 210 दिन इसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, ऐसे 210 दिन जहां बिल्कुल भी बर्फ या ओले नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा ग्रो होता है कॉटन ब्लैक सॉइल में, क्योंकि ब्लैक सॉइल का एक और नाम है कॉटन सॉइल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है ब्लैक सॉइल में, इसलिए ये कॉटन को फेवर करता है। और सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहां मिलता है? डेक्कन रीजन में, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो लीडिंग प्रोड्यूसर वैसे भी कौन होगा? महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, उसका आता है गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, यूपी। ये इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी इन स्टेट्स में इसकी खेती अच्छी खासी होती है। दो और पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कॉफी एंड टी का। तो टी एंड कॉफी के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए या कभी पूछ दे तो दोनों में सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों का रेनफॉल रिक्वायरमेंट 200 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, यानी दोनों को रेनफॉल कितना चाहिए? 200 से ज्यादा चाहिए। दोनों लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मजदूर चाहिए होते हैं, मैनुअल लेबर चाहिए ज्यादा, मशीनों का ज्यादा यूज नहीं होता है। तीसरा चीज कि इन दोनों को प्रोसेस गार्डन में ही कर देना पड़ता है, चाहे टी हो या कॉफी हो, इनका प्रोसेसिंग अगर खेतों पर नहीं किया गया और फैक्ट्री में ले जाके किया गया तो फिर ये उतनी फ्रेशनेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चौथा, दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों ही प्लांटेशन है, दोनों का खेती जो होता है वो प्लांटेशन के फॉर्म में किया जा सकता है, नॉर्मली खेती नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि कॉफी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? बाबा बुदन ने किया था 1617 में, ठीक है। कहां किया था? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहा? नीलगिरी हिल्स पर, ठीक। और टी कौन लेके आया था? कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में। इज इट क्लियर? ठीक है। टी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो स्टेट्स है जहां बारिश ज्यादा अच्छी खासी होती है, यानी वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी हिल्स, दार्जिलिंग वगैरह में होता है। और कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका है। इंडिया में मिलने वाली कॉफी कितने तरह की होती है बच्चों? 2 तरह की होती है, एक है रोबस्टा, दूसरा है अरेबिका। अरेबिका जो यमन से आया था और रोबस्टा जो इंडिया में डेवलप हुआ था, यानी कि जो 7 सीड्स वो लेके आए थे प्लांट के साथ, उन सीड्स से जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था उसको रोबस्टा कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड का 4% जो है वो इंडिया ग्रो करता है कॉफी। इज इट क्लियर? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।